आज वर्ष का आखिरी दिन है और कल से एक नए साल की शुरुआत होनी है। ये अंग्रेजी कैलेंडर वर्ष का 1 जनवरी साल का पहला दिन होता है। 30 वर्षीय जयराम कुमार महतो के लिए 2024 एक खास साल के रूप में दुनिया याद करेगी। झारखंड के पॉलिटिक्स में 2024 में जयराम कुमार महतो हर लोगों के जुबान पर और चर्चा में लगातार बने रहे। जयराम कुमार महतो मुद्दों पर आधारित राजनीति कर रहे हैं। उन जयराम कुमार महतो विस्थापितों के मुद्दे को उठा रहे हैं, वो छात्रों के मुद्दे को उठा रहे हैं, वो झारखंडियों के साथ जो वेतन के नाम पे डिस्क्रिमिनेशन होता है उन मुद्दों को उठा रहे हैं। इन सारे मुद्दों पर अभी हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं वरिष्ठ पत्रकार मनीष आनंद। मनीष आनंद झारखंड के मामलों पर बहुत नजदीक से निगाहें बनाए रखते हैं और उनकी बहुत अच्छी पकड़ है झारखंड की राजनीति पर। मनीष जी, आपका न्यूज पिकल में स्वागत है। धन्यवाद अमित जी। हम लोग बात कर रहे हैं मनीष जी जयराम कुमार महतो की। जयराम कुमार महतो हर मुद्दे, जो झारखंड के जो ज्वलंत मुद्दे हैं उन मुद्दों को उठा रहे हैं। खास करके झारखंड में अगर आप बाकी राजनेताओं पर ध्यान देंगे तो वो उस तरह के मुद्दों पर जनता के बीच में आकर बात करते हुए कभी शायद ही देखे जाते हैं। अभी पूरे झारखंड में अतिक्रमण के नाम पर बहुत बड़ी मात्रा में रांची से लेके धनबाद, बोकारो हर जगह तोड़ फोड़ लगातार चल रहा है। बुलडोजर लगातार चल रहा है, बुलडोजर का एक्शन, ये कड़ाके की ठंड के बीच में। तो विस्थापितों का मुद्दा अभी बहुत बड़ा मुद्दा हो गया है और जितने भी पुराने दिग्गज, जिसको हम लोग बोलते हैं दिग्गज राजनेता जो हैं, वो चुप्पी साधे हुए हैं। ना कोई पॉलिटिकल पार्टी का कोई इस पे स्टेटमेंट आ रहा है, ना कोई दिग्गज पॉलिटिकल लीडर्स का स्टेटमेंट आ रहा है। लेकिन जयराम कुमार महतो उन विस्थापितों के बीच में बार बार देखे जा रहे हैं और उसके मुद्दे को वो लगातार उठा रहे हैं। उन्होंने आने वाले साल में 2025 जो एक नया साल शुरू हो रहा है, उस साल में विस्थापितों के मुद्दे पर 6 जनवरी से बड़ा धरना प्रदर्शन करने का उन्होंने आह्वान किया हुआ है। मनीष जी, मैं चाहता हूं कि आप हमारे दर्शकों को इन विस्थापितों का ये समस्या है क्या और इसका समाधान क्या है, इस पर कुछ अपनी बात को रखें। जी अमित जी, विस्थापितों का मुद्दा जयराम कुमार महतो जोरदार ढंग से उठाने वाले हैं। जो विस्थापितों का मंच है, एक उसके साथ उन्होंने एक वार्ता किया, एक मंच साझा किया और उन्होंने आह्वान दिया है कि जितने भी लोग काम कर रहे हैं विस्थापितों के हितों के लिए, वो सभी एक साथ मंच पर आ जाएं। अलग अलग जो अपना काम कर रहे हैं वो लोग अपने साथ सारी एनर्जी को, सारी ताकत को मिला लें और एक मंच पर आ जाएं। ये जयराम कुमार महतो ने किया है और ऐसा लग रहा है कि जो विस्थापितों का मुद्दा है उसे अग्रणी भूमिका में जयराम कुमार महतो ही उठाते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। आपने बिल्कुल सही कहा। और युवा राजनेता हैं, अब पहली बार विधायक बने हैं, अभी विधानसभा में भी उनको देखा गया था और अपने पार्टी के एकमात्र नेता हैं, लेकिन 10.5 लाख से अधिक वोट उनको मिला था विधानसभा के चुनाव में। तो ऐसा लगता है कि जन समर्थन उनके पास पर्याप्त मात्रा में है और यही वक्त है कि जनाधार को कैसे बढ़ाया जाए। तो जनाधार तभी बढ़ता है जब आप लोगों से जुड़े हुए मुद्दों को उठाते हैं। और ये जो विस्थापितों का मुद्दा है, झारखंड के लगभग हर प्रांत में ये मुद्दा लोगों के समकक्ष है, लोगों से जुड़ा हुआ है। और हमने देखा है कि संसद में जो कोयला मंत्रालय है, उन्होंने जो आंकड़ा दिया है 5 साल का, संसद में लिखित उत्तर में दिया है, जिन राज्यों में भूमि अधिग्रहण हुआ है, कोयलांचल में, झारखंड में, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, ऐसे महाराष्ट्र, सभी इलाकों में, तो हमने देखा कि पिछले 5 वर्षों में करीबन 750 एकड़ जमीन का अधिग्रहण किया गया है। झारखंड में भी करीबन 600 एकड़ के आसपास पश्चिम बंगाल में भी किया गया है। आप जानते हैं कि कैबिनेट ने अभी से करीबन 4 साल पहले भी एक निर्णय लिया था, जो कि 10,000 करोड़ का एक प्रोजेक्ट है, जिसे झरिया का अगर आप लेंगे तो झरिया में ऐसे जगह हैं जहाँ की डेंजरस फॉर लिविंग हो गया है, मतलब वहां पर निरंतर आग लगी रहती है। तो ऐसे में केंद्र का योजना है राज्य सरकार से मिल करके कि लोगों को
उन लोगों का पुनर्वास अलग जगह पर कराया जाए। तो ये जो कोयला खनन का मामला है, ये इसमें कई सारे मुद्दे जुड़े हुए हैं। जो पुरानी खानें हैं जहाँ आग लग गई हैं, निरंतर आग लग रही हैं, जो डेंजरस हो गए हैं, वहाँ से अलग हट करके जाना पड़ता है इनको। तो भूमि का अधिग्रहण जो है निरंतर, ये जो भी कंपनियां काम कर रहे हैं वो करते आ रहे हैं। तो ईस्टर्न कोलफील्ड ने 750 एकड़ के आसपास जमीन का अधिग्रहण पिछले 5 वर्षों में झारखंड में किया है। तो ऐसे में विस्थापितों की संख्या भी उसी अनुपात में काफी ज्यादा बढ़ी है, और जो विस्थापित हैं वो काफी आंदोलित हैं कि उनको जो मुआवजा मिलना चाहिए था, जिस तरह से उनका रिहैबिलिटेशन होना चाहिए था, पुनर्वास होना चाहिए था, जमीन के साथ, जगह के साथ, कामकाज के साथ, वो न्याय संगत हुआ नहीं है अब तक। और इस वजह से जो है वो आंदोलित हैं। और ये कोई नया विषय नहीं है, ये ऐसा नहीं है कि ये 1 या 2 दिन या पिछले हफ्ता या 1 महीना पहले का विषय है, ये बहुत ही पुराना विषय है। और हेमंत सोरेन ने, पिछले जो सरकार थी हेमंत सोरेन की, अभी जो नई सरकार बनी है उसके पहले उन्होंने वायदा भी करा था कि इसके ऊपर वो जांच करेंगे, और जो भी इस मामले का सलूशन निकालना है उसके लिए कुछ कदम वो उठाएंगे। लेकिन अब तक राज्य सरकार की तरफ से कुछ पहल होता हुआ दिखता नहीं है। तो चूंकि एक वैक्यूम सी हालात बन चुकी है, तो इसलिए जयराम कुमार महतो, जितने भी लोग काम कर रहे हैं इस मुद्दे के ऊपर, उन सबों को कहा है कि एक साथ आप आ जाएं और सभी लोग इस मुद्दे के लिए एकीकृत होकर करके काम करें। तो आने वाले समय में हमें लगता है कि इस मुद्दे पर काफी बल मिलने वाला है, क्योंकि जयराम कुमार महतो के साथ जन समर्थन है और वो भी बढ़ता ही जा रहा है। तो ऐसा लगता है कि झारखंड में हेमंत सोरेन को अपनी जो पुरानी वायदा किया हुआ पुरानी बात जो थी उनको याद करना होगा, और तुरंत से तुरंत इसके ऊपर कार्रवाई करनी पड़ेगी। जी अमित जी। जी मनीष जी, आपने बिल्कुल सही कहा। ये विस्थापितों का जो मुद्दा है ये बहुत पुराना मुद्दा है। कंपनियां बहुत जमीन अधिग्रहण की थी, और उस समय कुछ कुछ वादा किया हुआ होगा कि उनको उसके उसके बदले कुछ पैसे मिले होंगे, परिवार के किसी लोगों को रोजगार मिला होगा। लेकिन अभी इमीडिएट में भी, जब से हेमंत सोरेन की नई सरकार बनी है, उसके बाद भी रेलवे की जमीन पर भी अतिक्रमण हटाया जा रहा है। ये रांची में भी बहुत मतलब एक लंबा किलोमीटर का किलोमीटर इलाका हटाया गया। और वही रामगढ़, बोकारो और जो जिधर जयराम महतो जहां से चुनकर आते हैं, उस आसपास या जिस इलाके में उनको बहुत ज्यादा वोट मिला और समर्थन मिला, उन सब इलाकों में भी इस तरह का अतिक्रमण भी हो रहा है। और जबकि हम लोग को मालूम है कि अभी कड़ाके की सर्दी हो रही है, और जब उनका घर जब आप तोड़ देंगे ऐसे समय में, तो उनका हर दिन रहना, ये बहुत अलग से बहुत बड़ा चैलेंज है। तो एक तो इस तरह के मौसम में अतिक्रमण हटाना, और जो परमानेंट, जो पुराने विस्थापितों का, रैयतों का जो इशू चल रहा है कि उनको सम्मानजनक उनका जीवन जो है, अभी भी एक जो होता है कि कोई नया कंपनी आई या काम चल रहा है, या इस जिस कारण से भी उनका जमीन लिया गया, तो उनके जीवन में कोई बदलाव नहीं आया है मनीष जी। ये कैसे होगा कि वो भी समृद्ध हो। अमित जी, ये जो आपने अतिक्रमण की बात करी वो तो सरकारी जमीन या जो रेलवे की जमीन है उससे उससे हटाने की बात कर रहे हैं, लेकिन हमें लगता है ये जो विस्थापितों का मुद्दा है उससे अलग हट करके मुद्दा है। ये जो विस्थापित हैं, जो जमीन का अधिग्रहण कंपनियों ने करा है और पहले भी करा हुआ है, उससे जो विस्थापित लोग हुए हैं, अपने जमीन से टूटे हैं, अपने गांव से हटे हैं, तो ये मुझे लगता है उस विषय से जुड़ा हुआ मुद्दा है। और भूमि अधिग्रहण कानून जो यूपीए सरकार में बनी थी उसके तहत एक बढ़े हुए मूल्य पर भूमि अधिग्रहण करने का एक नई परिपाटी की शुरुआत हुई थी, लेकिन उसके बावजूद भी जो है असंतोष पूरे देश में कई जगहों पर देखा जा रहा है। सिर्फ झारखंड का मामला नहीं है, क्योंकि सबसे बड़ा विषय ये है कि अगर आप देखें पूरे देश में जमीन किसके पास सबसे ज्यादा है, तो आप देखेंगे कि रक्षा मंत्रालय जो है देश का सबसे बड़ा जमींदार है। बहुत जमीन है रक्षा मंत्रालय के पास। उसके बाद अगर आप देखेंगे तो रेलवे मंत्रालय के पास काफी जमीन है। और क्यों इतना जमीन है उसके ऊपर भी एक सवाल खड़ा होता है। उसके बाद आप देखेंगे तो पब्लिक सेक्टर जो कंपनियां हैं उनके पास जमीन काफी है।
तो कहीं न कहीं ये अपने कई मतलब 100 साल आने वाले 100 साल में क्या इनको काम ज़रूरत पड़ेगा, उसके हिसाब से भी इनके पास लगता ऐसा है मानिए कि ज़मीन इनके पास पहले से ही है। तो ये जो जल, जंगल, ज़मीन वाला जो नारा आपने पश्चिम बंगाल में देखा था, जो ममता बनर्जी को लगाते हुए जब टाटा की कंपनी वहाँ लगाने की कोशिश की गई थी नानो की सिंगूर में और लोगों का आंदोलन काफ़ी तीव्र हुआ था, तो लोग अपने ज़मीन से टूटना नहीं चाहते हैं, अपने बेस से हटना नहीं चाहते हैं क्योंकि वही जीवन का एक सहारा उनको ऐसा लगता है और छोटा ज़मीन का इकाई होने के बावजूद ये भरोसा होता है कि ज़मीन है तो ज़िंदगी चलती रहेगी, ज़मीन हट गई तो ज़िंदगी पर प्रश्न चिन्ह लग सकता है और कहीं न कहीं जो ज़मीन अधिग्रहण, भूमि अधिग्रहण करने के बाद जो इनका अनुभव है, वो अनुभव काफ़ी निराशाजनक है क्योंकि जो मुआवज़ा मिलता है वो पैसे के रूप में मिलता है और वो पर्याप्त होता नहीं है। पैसे खत्म भी हो जाते हैं, ये भी सही बात है, लेकिन ज़मीन अगर किसी के पास होता है तो वो खत्म नहीं होती है, वो निरंतर चलती रहती है, पीढ़ी दर पीढ़ी एक-दूसरे के पास वो जाती रहती है। हालाँकि ये अलग बात है कि परिवार बड़ा होने के बाद उसमें बँटवारा भी हो जाता है, लेकिन ज़मीन से भरोसा होता है, लोग जुड़े हुए होते हैं। तो हमें ऐसा लगता है कि लोगों को साथ जोड़ नहीं पा रहे हैं ये कंपनियाँ, जो ज़मीन लेकर के अपना काम-काज करते हैं और प्रगति करते हैं, देश के आर्थिक विकास में सहायता करते हैं, लेकिन उस आर्थिक विकास में लोग नहीं जुड़ पा रहे हैं, जिनसे ज़मीन ली गई है। तो कहीं न कहीं आर्थिक विकास जो देश का है और जो विस्थापित लोग हैं, ये दोनों एक-दूसरे से हट गए हैं और ये जो आर्थिक असमानता है, आर्थिक विसंगतियाँ हैं, ये एक बहुत बड़ा हम समझते हैं कि चुनौती है सरकार के लिए और अर्थशास्त्रियों के लिए भी कि इस विषय पर ध्यान दें और बड़ी संख्या में विस्थापित लोग हो रहे हैं और उनके जीवन पर संकट आ रहा है, बेरोज़गारी की समस्या है, घर का समस्या है और ऐसे में हम देख रहे हैं जो आवाज़ें निकल कर या आ रही हैं झारखंड से कि लोग वाक़ई बहुत ज़्यादा परेशान हैं, बहुत ज़्यादा चिंतित हैं। और आपने सही बताया कि झारखंड में बहुत सारी पब्लिक सेक्टर की कंपनियाँ हैं, तो इन कंपनियों का आप देखेंगे जड़ काफ़ी गहरा है और आज की कंपनियाँ नहीं हैं, ज़माने से ये कंपनियाँ चल रही हैं और लॉस मेकिंग ये कंपनी नहीं है, को जितने भी कोयले के लिए काम करती हैं, वो लॉस मेकिंग नहीं है, वो सब प्रॉफिट मेकिंग कंपनी है और देश में आप जानते हैं 85% जो बिजली का उत्पादन होता है, वो कोयले से ही होता है। और कोयले के दाम अगर आप देखेंगे 2 साल 3 साल में तो कोयले का दाम पूरे विश्व स्तर पर काफ़ी रिकॉर्ड लेवल पर अभी है। तो ऐसे में कमाई कंपनियाँ बहुत कर रही हैं, लेकिन जिनके ज़मीन को लेकर के ये कमाई कर रहे हैं, वो बेचारे गरीब से और गरीब होते जा रहे हैं। तो ये जो विसंगतियाँ हैं, इसका परिणाम आप जो देख रहे हैं, वो एक आंदोलन के रूप में देख रहे हैं और असंतोष के रूप में देख रहे हैं, जिसके लिए सरकार को एक संवेदनशील होकर करके उनका उपाय खोजना पड़ेगा, उनके पुनर्वास का, जिससे कि सस्टेनेबल उनका लाइवलीहुड चलता रहे, उसकी तलाश उनको करनी पड़ेगी। जी, अमित जी। मनीष जी, जैसा मैं बोल रहा था, साल 2024 जयराम कुमार महतो के लिए एक खास साल रहा। इस साल उन्होंने 2 चुनाव लड़ा। लोकसभा का भी चुनाव लड़े वो। 8 उनके समर्थक अलग-अलग संसदीय क्षेत्र से चुनाव लड़े और फिर बाद में विधानसभा का चुनाव एक अपना पार्टी जेएलकेएम बनाकर उन्होंने लड़ा, जिसमें वो खुद विधायक भी बन गए। दोनों चुनावों में जो एक खास जो दिलचस्पी रही लोगों की और जो बात जो खास निकल के आया, उसमें जयराम कुमार महतो को बहुत भरपूर समर्थन मिला। वो लगातार स्थानीय नीति की बात करते रहे हैं, वो युवाओं की बात करते रहे हैं, वो छात्रों के मुद्दे पर सड़क पर लड़ते हुए नजर आए हैं। अब वो विधायक बन गए हैं तो 2025 में उनके पास मौका होगा जिन-जिन मुद्दों पर उन्होंने सड़क पर लड़ाई की है, उस मुद्दे को वो विधानसभा के पटल पर भी उठाएँगे और पुरजोर उठाएँगे। हमें विश्वास है कि जयराम कुमार महतो को जब भी मौका मिलेगा तो वो विधानसभा के पटल पर इन सब मुद्दों को उठाएँगे। अभी हाल ही में जयराम कुमार महतो का एक स्टेटमेंट आ रहा था जिसमें वो झारखंड के लोगों को सैलरी पर जो असमानता है, डिस्क्रिमिनेशन है, उसकी बात कर रहे थे। मनीष जी, ये मुद्दा क्या है और इस मुद्दे पर जयराम कुमार महतो 2025 में कैसे लड़ाई लड़ेंगे, इस पर कुछ प्रकाश डालें?
ये भी बहुत गंभीर विषय है अमित जी। वो कह रहे थे कि जो बीटेक और एमटेक झारखंड के लोग किए हुए हैं, उनको जो सैलरी मिलती है और जो बाहर के राज्य से आकर के झारखंड के में जो कंपनियां काम कर रही हैं, अगर वो बीटेक और एमटेक हैं तो लगभग 3 गुने में सैलरी का फ़र्क है। अगर 15 से 22,000 रुपए मिलते हैं झारखंड के मूल निवासी जो बीटेक और एमटेक कर रखे हैं, और कहीं अगर बाहर के लोग हैं तो वो 45 से 55,000 रुपए पाते हैं, तो ये करीबन 3 गुना का फ़र्क आ जाता है सैलरी में। जो झारखंड के मूल निवासी हैं उनको बहुत ही कम मिलता है, ऐसा उनका आरोप है। अब ये बहुत ही संगीन आरोप है, क्योंकि एक ही कौशल क्षमता पर 2 तरह की सैलरी का प्रावधान, तो ये कंपनियों को बताना पड़ेगा कि वो ऐसा क्यों कर रहे हैं, ये पक्षपात क्यों कर रहे हैं, और इसका कारण ढूँढना पड़ेगा। क्योंकि अगर एक ही कौशल क्षमता है और एक ही श्रेणी में भर्ती हो रही है ऐसे लोगों की, सिर्फ जगह का फ़र्क है उन लोगों का, तो कोई वजह नहीं बनता है कि सैलरी में इतना बड़ा फ़र्क होगा। फ़र्क तो इनफैक्ट कुछ भी नहीं होना चाहिए, लेकिन ये तो 3 गुना का फ़र्क ये बता रहे हैं। तो ये तो बहुत ही तर्क संगत तो बिल्कुल भी नहीं है, और ये विषय भी जो है झारखंड के मूल निवासियों से जुड़ा हुआ है। और चूँकि स्थानीय राजनीति करते हैं जयराम कुमार महतो, तो इस विषय को बहुत जोरदार ढंग से उठा रहे हैं और लोगों से उनका संवाद हो रहा है। तो झारखंड के जो युवा हैं वो उनसे जुड़ रहे हैं इस विषय से, क्योंकि जयराम कुमार महतो स्थानीय राजनीति कर रहे हैं और वहाँ के लोगों से जुड़ी हुई जो समस्याएं हैं उनको उठा रहे हैं। तो ये भी जो सैलरी वाला विषय है, ये भी उसी से जुड़ा हुआ है कि कंपनियां, ऐसा लगता है माने कि कॉन्ट्रैक्चुअल सिस्टम आने की वजह से उनके ऊपर काफ़ी डिस्क्रिशन है कि अपने मन मुताबिक किसी का भी कुछ भी सैलरी वो फिक्स कर देते हैं, जो कि पुरानी परिपाटी थी। जब पेरोल सिस्टम हुआ करता था तब कंपनियों का जो भी, क्योंकि झारखंड में हम जानते हैं कि मूलतः पब्लिक सेक्टर कंपनी है, और जो प्राइवेट सेक्टर की कंपनियां भी हैं जैसे टाटा वगैरह हैं, ये भी लगभग पीएसयू का ही इनका स्वभाव होता है, क्योंकि ये लोग एम्प्लॉय फ्रेंडली होते हैं। अगर इन कंपनियों में अगर ऐसी बात हो रही है तो ये तो बहुत गंभीर आरोप है, क्योंकि एक श्रेणी, एक कौशल क्षमता, तो सैलरी भी तो समान होना चाहिए। आप अमेरिका में देखिए, महिला और पुरुष में ये डिबेट चल रहा है कि वन जॉब वन सैलरी। वहां पर महिलाएं शिकायत कर रही हैं कि अगर वही जॉब मैं कर रही हूँ और पुरुष भी वही जॉब कर रहा है तो सैलरी में असमानता क्यों? पूरे विश्व में बराबरी की बात चल रही है, जेंडर इक्वलिटी की बात चल रही है। यहाँ पर तो अलग ही मामला है कि चूंकि कोई बच्चा झारखंड का है तो उसे कम सैलरी मिल रहा है, कोई बाहर का है तो उसे अधिक सैलरी मिल रहा है। ये तो बिल्कुल ही तर्क संगत तो बनता ही नहीं है, और इसके ऊपर जांच होनी भी चाहिए, और क्यों ऐसा हो रहा है इसकी भी छानबीन करनी चाहिए। और हमें लगता है कि जयराम कुमार महतो को साक्ष्य भी इकट्ठा करना चाहिए, ताकि सरकार से मिल कर करके, क्योंकि विधानसभा के सदस्य हैं और विधानसभा में विधानसभा की चूंकि डेमोक्रेसी है, लोकतंत्र है, और यहाँ पर लोकतंत्र में संसद जो है सुनिश्चित करता है कि जो सरकार है उसकी जवाबदेही। तो विधानसभा का जो मेन काम है जवाबदेही तय करना है झारखंड की सरकार का। तो झारखंड विधानसभा में जाकर के जयराम कुमार महतो सरकार से पूछें कि ये असमानता क्यों है, कारण क्यों है, और अगर सरकार मुकरती है इसे स्वीकार करने से, तो साक्ष्य सामने करें, सदन के पटल पर साक्ष्य रखें और सरकार से जवाब मांगे कि ऐसी असमानता झारखंड में क्यों है, झारखंड का श्रम मंत्रालय क्या कर रहा है। जी, बेसिकली हम लोग बात कर रहे हैं, मुद्दों की बात कर रहे हैं, और चूंकि साल का आखिरी दिन है और 2024 के बाद 2025 आएगा, तो जयराम कुमार महतो की भूमिका इसलिए बदल जाएगी कि चूंकि अब वो नए विधायक बने हैं और अभी तक वो सड़क पर ही आंदोलन करते रहे हैं, इन मुद्दों को उठाते आए हैं। तो हम लोगों को ये डिस्कशन हो रहा है, तो हम लोग ये जानना चाह रहे हैं बेसिकली कि 2025 में ये मुद्दे कैसे बदलेंगे। इसकी लड़ाई सड़क से विधानसभा तक पहुंची, और आप भी विधायक बने उनको लगभग 1 महीना हो गया, और वो लगातार अब तो और पुरजोर तरीके से उन मुद्दों को बार बार उठा रहे हैं, और उनके समर्थकों की संख्या हर दूसरे दिन बढ़ते जा रही है। हर बीतते दिनों के साथ उनके समर्थक, उनके कारवां में लोग जुड़ते जा रहे हैं, चूंकि वो लगातार विक्टिम्स, जिसको हम लोग बोलते हैं प्रभावित परिवारों की इशूज को उठा रहे हैं, और उनसे लगातार मिलना,
उनसे लगातार बात करना और उनके मुद्दों को उठाना, और लगातार ऑन द स्पॉट इसको बोलते हैं कि अब उनकी कोशिश होती है कि प्रशासन और उसके अधिकारियों से भी तुरंत उस मुद्दे पर बात करें और कुछ न कुछ उसका हल निकालें। इसलिए उनकी लोकप्रियता और बढ़ते जा रही है, और लोग आने वाले समय में जयराम कुमार महतो को और बड़ी भूमिका में देख, ऐसा लोगों का, उनके शुभचिंतकों का ऐसा अनुमान है कि उनकी भूमिका और आने वाले दिनों में और बढ़ेगी। तो अब जब इन मुद्दों की बात हो रही है तो हम लोग युवाओं को क्यों छोड़ें? छात्रों के मुद्दे पर ही जयराम कुमार महतो सबसे पहले चर्चा में आए थे। छात्र भी नई सरकार बनने के बाद भी जीएसएससी सीजीएल मुद्दे पर सड़क पर थे। उस पर भी विधानसभा से लेके सड़क तक जयराम कुमार महतो का अपना ओपिनियन आ चुका है। तो मनीष जी, छात्रों के मुद्दे पर 2025 में आप झारखंड को और जयराम कुमार महतो को कहाँ देखते हैं? समय अंतराल बीत जाने के बाद मुद्दों का हल होता नहीं है, मुद्दे और संगीन हो जाते हैं, उनमें और गंभीरता आ जाती है। तो ऐसे में मुद्दे तो रहेंगे वही जो 2024 में थे, 2025 में इनकी इंटेंसिटी और बढ़ भी सकती है। और 2025 में हमें लगता है कि जयराम कुमार महतो अपनी पार्टी का फैलाव भी करना चाहेंगे, लोगों के साथ जुड़ना भी चाहेंगे, अपने काडर बेस को और एक्सपैंड भी करना चाहेंगे। तो ऐसे राजनीति जो है लोगों से मिल करके उनके मुद्दों को उठाने के लिए हमें लगता है कि 2025 में और भी ये अपने जोश और एनर्जी के साथ अपने काम को करते हुए दिखाई पड़ेंगे, और मीडिया का अटेंशन भी पा रहे हैं, और तो इसलिए सुर्खियों में भी रह रहे हैं बराबर। तो हमें लगता है, और युवा भी हैं साथ में, तो हमें लगता है कि 2025 में 2024 के मुकाबले और भी ज़्यादा एक्शन में आप जयराम कुमार महतो को देख सकेंगे, क्योंकि राजनीति में जो है वो उफान पर है, और जब आप उफान पे होते हैं तब आपको और ज़्यादा मेहनत करना चाहिए, क्योंकि आज ही जो मेहनत करेंगे उसी का फल आगे जा करके 10 या 20 साल आपको मिलेगा। तो अभी उनका काम जो है कर्मठ होकर के ज़मीन तैयार करने का है, और इस ज़मीन को तैयार करने के लिए आप जानते हैं कि पहला जो 10,000 कदम है उसे चलने में बहुत मेहनत लगता है, और बाद का जो फासला होता है वो आराम से कट जाता है। तो ये पहले 10,000 कदम वाली यात्रा है जयराम कुमार महतो की, तो इसमें उनको ज़्यादा परिश्रम और मेहनत करना पड़ेगा, और हमें लगता है कि वो करेंगे भी। और ये 2025 का साल आपको लगेगा कि झारखंड की जो राजनीति है वो इतनी शांतिप्रिय नहीं रहेगी। वो वहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा हमें लगता है आंदोलन, प्रोटेस्ट और इस तरह की चीजें जो हैं आपको और दिखाई पड़ेंगी। मनीष जी, अब हम लोग आने वाले समय में भी इन हर मुद्दों पर बहुत नजदीक से नजर बनाए रखेंगे। उम्मीद है दर्शकों को हमारा यह अंक बहुत अच्छा लगेगा। आने वाले साल दर्शकों के लिए और जयराम कुमार महतो के लिए भी बहुत अच्छा हो, बहुत शुभ हो, ऐसी कामना करते हैं। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा तो आप ज्यादा से ज्यादा लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें, और बड़ी मात्रा में अपने कमेंट बॉक्स में जरूर भेजें। फिर हम लोग नए साल पर मिलेंगे। तब तक सबको नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं। नमस्कार मनीष जी। नमस्कार।